हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा कर चुके हैं और आज के जो टॉपिक होंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप में OH ग्रुप का प्रेजेंस है और जहां कहीं भी OH ग्रुप हो, OH बॉन्ड जहां कहीं भी होगा वह सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जैसे वाटर सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है क्योंकि वाटर में OH ग्रुप है। अल्कोहल भी सोडियम से रिएक्ट करते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है क्योंकि अल्कोहल में भी OH ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप हैं और इस OH ग्रुप के प्रेजेंस के कारण यह सोडियम से रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है कंपाउंड वह है सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलता है OH ग्रुप का, क्योंकि एसिड H+ देते हैं और सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो H+ और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर हाइड्रोजन एटम में चेंज करेंगे और हाइड्रोजन एटम आपको H2 में मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म मोलिकुलर फॉर्म है, H2 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम जो प्रोड्यूस होगा वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस के लिए हाफ H2। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करने का काम करते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है और एसिड का टेंडेंसी होता है H+ रिलीज करने का, इट मीन्स प्रोटॉन रिलीज करने का। अब ये H+ आयन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन एटम में चेंज करते हैं और हाइड्रोजन एटम आपको H2 गैस में चेंज कर जाता है। तो इस तरह से जो कार्बोक्सिलेट आयन बना और जो सोडियम आयन बने हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे। एक नेगेटिव आयन है और दूसरा पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह से ये दोनों कंबाइंड हो गए तो सोडियम कार्बोक्सिलेट में चेंज कर गया। तो ये इसके मैकेनिज्म है जिसमें ये दिखाया गया कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, ये प्रोटॉन इट मीन्स H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में चेंज कर जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन इन्वॉल्व है, आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सोडियम के साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है, यह एक तरह का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सोडियम के बाद रिएक्शन दूसरा जो हम लोग कराएंगे वह होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन। जब सोडियम के बदले सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और यह सॉल्ट होगा सोडियम कार्बोक्सिलेट और जो कंपाउंड बनेंगे दूसरे वो होंगे वाटर। इस रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व है। एसिड H+ आयन देते हैं और बेस OH- आयन देते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ और NaOH एक बेस है तो बेस प्रोड्यूस करेंगे OH-। अब ये H+ आयन इस OH- के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, H2O। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, यहाँ किसी तरह के रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, आप इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर जितना H+ एसिड दे रहा है उतना ही OH- बेस से आया और H+ और OH- की कंसंट्रेशन इक्वल होने के कारण ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट और वाटर यहाँ प्रोड्यूस होता है।
तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होता है, H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं, और NaOH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है। OH- को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और प्रोटॉन ये दोनों कंबाइंड होकर H2 में चेंज कर जाते हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा है रिएक्शन विथ PCl5 और PCl3 और SOCl2। PCl5, PCl3 और SOCl2। जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप होने के कारण ये PCl5 से या PCl3 से या SOCl2 से रिएक्ट करके OH को, इनका जो क्लोरीन एटम है वो सब्स्टिट्यूट करता है और अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में, या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दें PCl3 के साथ में, या इनका रिएक्शन करा दें SOCl2 से, तो इस तीनों ही रिएक्शन में PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्शन में OH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं बाय क्लोरीन, और इससे जो कंपाउंड मिलता है इस कंपाउंड को हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ जो कंपाउंड बना है OH ग्रुप को हटा के Cl अटैच हो गया। जहाँ भी CO ग्रुप के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है OH को निकाल देना है, हटा देना है, और इसके साथ में Cl अटैच कर देना है। तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है यह कंपाउंड एसिड क्लोराइड कहलाता है। इस तरह से आपको एसिड क्लोराइड में ये चेंज कर जाते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में, या PCl3 से, या SOCl2 से। PCl5 के साथ में रिएक्शन पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वह PuCl3 और HCl बनता है, जबकि PCl3 के साथ रिएक्शन पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वह H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, और SOCl2 के साथ रिएक्शन पे बाय प्रोडक्ट आपको सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl एसिड क्लोराइड के साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का SOCl2 से रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन है आपको जब OH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप होते हैं जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप होते हैं, और इसी तरह से अल्कोहल का भी रिएक्शन होता है। आप रिकॉल कीजिए, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग PCl5 से या PCl3 से या SOCl2 से कराते हैं तो आपको RCl मिलता है। साथ में आपको PCl5 के केसेस में बाय प्रोडक्ट सेम मिलता है POCl3 एंड HCl। PCl3 के केसेस में बाय प्रोडक्ट सेम मिलेगा H3PO3, और SOCl2 के केसेस में भी बाय प्रोडक्ट यहाँ सेम ही मिलता है SO2 एंड HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में रिएक्शन। अमोनिया एक बेस है, अमोनिया वीक बेस होते हैं। वीक बेस के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिडिक कैरेक्टर हैं वह इतने सफिशिएंट हैं कि वो अमोनिया जैसे वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको इससे अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। यह कंपाउंड कहलाता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट क्या है? एसिड और बेस के रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड इस अमोनिया को H+ डोनेट करते हैं, और अमोनिया के पास लोन पेयर होने के कारण ये H+ के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के पास लोन पेयर है और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास OH ग्रुप है। तो ये लोन पेयर इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये डोनेट करते हैं। साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में निकल के इस नाइट्रोजन से कंबाइंड हो जाते हैं और NH3 और H+ मिलके NH4+ बना लेते हैं। उसी समय जिसमें H+ यहाँ से निकलता है, इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है। तो इससे आपको क्या बन जाता है? RCOO- और साथ में NH3 और H+ कंबाइंड होके ये बना लेते हैं आपको NH4+।
तो NH4 प्लस आयन और RCO माइनस आयन, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेता है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। जब इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हम लोग हीट करते हैं तो इससे मिलता है एसिड अमाइड। इसे हीट कर दीजिए तो हीट करने पर वाटर लॉस होगा, यहाँ से नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा, और इस दोनों के लॉस के साथ ये कंपाउंड अब बन जाते हैं एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड में ये कन्वर्ट हो गया। जब अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कंपाउंड बनता है एसिड अमाइड। पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा एसिड बेस के रिएक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ लूज करेगा अमोनिया को, और अमोनिया अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेंगे, इससे बन जाएंगे अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करेंगे तो वाटर के लॉस के साथ ये चेंज कर जाते हैं किसमें? एसिड अमाइड में। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल के साथ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ तो यहाँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड लाइक H2SO4 या HCl, H3PO4, आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये रिएक्शन कैटलाइज्ड हो जाता है, और कैटलाइज्ड होकर ये प्रोड्यूस क्या करता है? ईस्टर और वाटर। यहाँ पर क्या होता है? एसिड से ही OH ग्रुप निकलते हैं। एसिड से यहाँ H नहीं निकलता है, एसिड से निकलता है OH ग्रुप, और अल्कोहल से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। एसिड से OH ग्रुप और अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है, और ये दोनों कंबाइंड होकर वाटर बन जाते हैं। अब जो एसाइल ग्रुप है, RCO ग्रुप जो है, इस एसाइल ग्रुप का इस एल्कोक्सी ग्रुप के साथ में OR ग्रुप के साथ में अटैचमेंट हो जाता है। तो RCO और OR, RCO एसिड से आया और OR आपको अल्कोहल से आया है, और ये दोनों कंबाइंड होकर जो कंपाउंड बनाते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ईस्टर। तो ईस्टर के साथ साथ आपको क्या प्रोड्यूस हो गया? वाटर प्रोड्यूस हो गया। इस रिएक्शन में OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही लॉस होते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज करते हैं। अब इस रेडियो आइसोटोप टेक्निक में क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन को हम लोग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन बना देते हैं। एक ऑक्सीजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो जो ऑक्सीजन है वह रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है। पहचान के लिए हमने इसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 डाल दिया, और दूसरा जो अल्कोहल लेते हैं वह ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप O16 लेते हैं, और जब इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप लॉस होने के कारण वाटर जो आता है उसमें O18 आता है, और आपको ईस्टर जो बनते हैं इसमें आपको O16 आ जाता है। मतलब अल्कोहल से O16 जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन O16 है, O16 आइसोटोप जो अल्कोहल में है वो आपको यहाँ OR के रूप में कंबाइंड हो जाते हैं, ये आपको ईस्टर बनाते हैं। और O18 जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है OH ग्रुप के साथ में, ये आपको यहाँ से लॉस होंगे, और O18 और ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड होकर H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये ईस्टर और वाटर बनाते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होता है। इसके जो मैकेनिज्म है, एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? एस्टेरिफिकेशन के इसमें H2SO4 जो कैटलिस्ट के तरह एक्ट करते हैं, ये फर्स्ट आयनाइज होकर आपको H+ आयन देते हैं, और ये H+ आयन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन पे जाके कंबाइंड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और H+ को लोन पेयर चाहिए, H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में जाके अटैच हो जाता है बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। तो जो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, यह पार्टिकल ये आयन जो प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आयन है और ये है प्रोटोनेटेड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रोटॉन जुड़ गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद अब यहाँ क्या होता है? अब यहाँ पर आपको जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं वह यहाँ अटैक करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जब ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करते हैं तो साइमल्टेनियसली
अब यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सबसे वीक बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये अल्कोहल भी जाकर इसके साथ में कंबाइन कर जाता है। अब यहाँ CO बॉन्ड जो है, अब यहाँ पर जो CO बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड ब्रेक करके शिफ्ट कर जाता है, और साथ ही इस अल्कोहल के ऑक्सीजन से ये लोन पेयर गेन करके ये आपको अल्कोहल के साथ में अटैच हो जाता है, और यहाँ पर आपको जो प्रोटोनेशन हुआ है, ये ऑक्सीजन भी प्रोटोनेटेड यहाँ पर रहता है। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल ऑक्सीजन है वह न्यूट्रल होने के लिए अब क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अब स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और इस बॉन्ड के टूटने के साथ आपको ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है ये इस कार्बन को फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इस तरह से जब आपको यहाँ RCO बॉन्ड बनता है तो यहाँ साथ साथ ये ROH जो है, ये ROH में अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटैच हुआ है। जब ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ से एक वाटर का लॉस हो जाएगा, ये बॉन्ड पर यहाँ शिफ्ट कर गए, H2O का लॉस हो गया, और साथ में ये आपको जो ROH जुड़ा है इस ऑक्सीजन पर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको भी न्यूट्रल करता है, और जब इसको न्यूट्रल करेगा तो यहाँ से ये प्रोटॉन को लॉस करते हैं, H+ को लॉस करते हैं, और H+ को लॉस करने के लिए ये HSO4- जो है ये कंजुगेट बेस है, HSO4- को प्रोटॉन चाहिए, HSO4- में OH ग्रुप के साथ में 2 SO डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं और एक O- अटैच होता है, इस ऑक्सीजन को प्रोटॉन चाहिए, तो फिर ये अपना लोन पेयर लेकर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से H+ को निकालेगा, और इस H वाले जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, OH बॉन्ड का जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया तो ये कंपाउंड अब फिर से जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ये आपको क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ORH जुड़ा हुआ है, तो H+ निकल गया तो OR बचा, और ये ऑक्सीजन क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ये आपको क्या है RCOOR, RCOOR को हम लोग क्या बोलते हैं, इस OR को हम यहाँ से हटा के इधर जोड़ सकते हैं, तो OR CO ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, CO ग्रुप पर OR जुड़ा हुआ है, हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईस्टर। तो ये जो बाइसल्फेट आयन है H+ के साथ में कंबाइन करके चेंज कर जाते हैं किसमें, H2SO4 में, तो बाइसल्फेट H+ को एक्सेप्ट किया और H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, और साथ साथ आपको ईस्टर प्रोड्यूस हो गए। ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप लॉस होगा और अल्कोहल का हाइड्रोजन स्टेरिफिकेशन में, और OH और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर वाटर बनते हैं, साथ में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप के जो RCO ग्रुप हैं और अल्कोहल के जो OR हैं, एल्कोक्सी ग्रुप हैं, ये एक दूसरे से कंबाइंड होकर जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ईस्टर कहते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म कहेंगे। इसके बाद है आपको रिएक्शन विथ P4O10, P4O10 के साथ में रिएक्शन, P4O10 के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होकर आपको एसिड एनहाइड्राइड में चेंज कर जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और P4O10 लेंगे तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक दूसरे से कंबाइन करेगा, यहाँ पर अल्कोहल कंबाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटरेक्शन होकर ये एक दूसरे से अटैच होंगे, हम लोग इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्योंकि वाटर लॉस होता है, 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा P4O10 के प्रेजेंस में, और ये वाटर लॉस करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और दूसरे का OH ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये दोनों निकल के अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं, तो आपको बन गया RCO और इधर बचा है OCOR, तो हम लोग इस दोनों को अटैच कर देंगे तो आपको जो कंपाउंड बना ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन होने के कारण हम लोग कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, मतलब एसिड का नेम लिखेंगे, और एसिड नहीं लिख के, क्योंकि अब इसका एसिडिक नेचर अभी नहीं है, अब ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया वाटर लॉस करके, हम लोग इसको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोले। तो इसे जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वंस अगेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में चेंज कर जाता है। लेकिन अभी क्योंकि OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, मतलब हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो अब एब्सेंट है, तो इसका एसिडिक नेचर अभी नहीं होगा। लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज कर दें, वाटर से रिएक्शन करा दें इन एसिडिक मीडियम, तो फिर से ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये रिएक्शन कहलाता है आपको डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें वाटर का रिमूवल होकर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं और एसिड एनहाइड्राइड में चेंज करते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये सभी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ सॉल्ट का भी रिएक्शन हम लोग पढ़ लें। रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट आप यहां पर देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग अल्केन बनाते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो इस डीकार्बोक्सिलेशन से अल्केन प्रोड्यूस होता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करने के लिए हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है इसको सोडा लाइम बोलते हैं। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, यानी कि सोडा लाइम जो है, इस सोडा लाइम के साथ में हम लोग इसको हीट करते हैं। और जब सोडा लाइम के साथ में हीट करते हैं तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेट होकर ये NaCO2 यहाँ से लॉस होता है और यहाँ से NaO लॉस होता है, और ये हाइड्रोजन एटम जो NaOH में है और ये अल्काइल ग्रुप, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्काइल ग्रुप और NaOH का हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइंड हो गया, तो क्या बना? अल्केन बन गया। और साथ में NaO और NaCO2 ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो Na2CO3 बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब सोडियम कार्बोक्सिलेट और सोडा लाइम को हीट करते हैं तो इससे अल्केन बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये याद रखना है कि जितने कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे उससे 1 कार्बन एटम इस अल्केन में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 1 कार्बन जो यहाँ कार्बोक्सिलेट के रूप में है वह Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना कार्बन यहाँ होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे 1 कार्बन एटम अल्केन में लेस रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज दैट कि ये सोडियम एसीटेट है और सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ में हीट करेंगे तो आपको यहाँ से NaCO2 और यहाँ से NaO कंबाइंड होकर Na2CO3 बना लेगा, और ये CH3 ग्रुप और ये हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होकर CH4 में चेंज कर जाएगा। हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? Na2CO3। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, लेकिन इस मीथेन में आपको क्या हो गया? इस अल्केन में 1 कार्बन एटम का प्रेजेंस है। यानी कि जब सोडियम कार्बोक्सिलेट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अल्केन प्रोड्यूस होता है, और इस अल्केन में 1 कार्बन एटम लेस होते हैं इन कंपेरिजन टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा रिएक्शन है कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसको वाटर में डिजोल्व कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स से और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड रहता है।
और इसमें हम लोग इस सॉल्यूशन को, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्यूशन को इसमें प्लेस कर देते हैं, और जब करंट सप्लाई करते हैं तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है यह कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में फर्स्ट कन्वर्ट करता है। जो ये नेगेटिव चार्ज है एक कार्बोक्सिलेट पर, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया और कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में चेंज कर दिया। अब ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, यहाँ से ये अल्काइल और ये CO ग्रुप बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इस कार्बन को। अब यह कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड से लेगा इस ऑक्सीजन से शेयर करके CO2 में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ बन जाता है अल्काइल रेडिकल, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। अब 2 मोल यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का लें तो 2 अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और ये दोनों अल्काइल रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये अल्केन में चेंज कर जाता है, और साथ में आपको 2 मोल CO2 भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो सोडियम आयन है और वाटर में जो OH माइनस आयन है ये दोनों कंबाइंड होकर NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, और जो H+ आयन इस सॉल्यूशन में, क्योंकि वाटर जब इसमें ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें H+ आयन भी है, तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन के द्वारा H2 में चेंज कर जाएगा। तो आपको एनोड पर जो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होते हैं अल्केन और CO2, और कैथोड पर जो प्रोड्यूस होता है ये आपको प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो एनोड पे आपको कार्बोक्सिलेट का ऑक्सीडेशन होकर अल्केन और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज CO2। इसके भी मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा देख लें। सोडियम कार्बोक्सिलेट जब आप यूज करते हैं इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर में ये घुल के कार्बोक्सिलेट और Na+ ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो कार्बोक्सिलेट है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में चेंज कर जाता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा और ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में चेंज कर जाता है। आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल कितने ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं। फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल पार्टिकल, हाईली रिएक्टिव पार्टिकल। तो ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल जो है प्रोड्यूस हुआ ये बहुत ही अनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अब यहाँ पर आपको CO और R के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको जब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो ये कार्बन एटम अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इस R से लेकर निकल जाते हैं, इस बॉन्ड से लेकर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ जाके शेयर कर लेते हैं। तो जब ये R और CO के बीच का बॉन्ड टूट जाता है तो अल्काइल ग्रुप पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, और साथ में यहाँ पर CO2 गैस के रूप में ये निकल जाता है। अब ये जो अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस हुआ यह दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ में कोलाइड करता है ना, क्योंकि जब आप 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 मोल कार्बोक्सिलेट आयन होगा यह 2 मोल अल्काइल कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो कार्बोक्सिलेट रेडिकल हैं 2 अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों अल्काइल रेडिकल एक दूसरे से कंबाइंड होकर अल्केन में चेंज कर जाता है। तो 2 अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, 2 कार्बोक्सिलेट से 2 अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, और ये दोनों अल्काइल रेडिकल कंबाइन कर गया एक दूसरे से, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, अल्केन प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से आपको अल्केन और CO2 एट एनोड मिलते हैं, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन कैथोड पर होता है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर ही होते हैं। H+ आयन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये रिड्यूस होकर किसमें चेंज कर जाएंगे, H2 में चेंज कर जाएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट से जो सॉल्यूशन में बच गया वह Na+ बच गया है, और वाटर से जो सॉल्यूशन में बच गया है वो OH- बच गया। ये दोनों कंबाइंड होकर NaOH सॉल्यूशन के रूप में रह जाता है। हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाता है कैथोड पे, और अल्केन प्रोड्यूस होता है एनोड पे। अल्केन एट एनोड, CO2 एट एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो ये सब सारा रिएक्शन हम लोगों ने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, और वह रिएक्शन है हेल्महोल्ट्ज-जेलाइंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-जेलाइंस्की रिएक्शन को हम लोग HVZ रिएक्शन बोलते हैं। हेल्महोल्ट्ज-जेलाइंस्की रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन। इस HVZ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं,
जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसमें अल्फा कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसमें अल्फा कार्बन एटम है, और जब इनका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ, लाइक क्लोरीन के साथ में या ब्रोमीन के साथ, एक्स यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन या ले लेते हैं ब्रोमीन, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में इनका रिएक्शन कराया जाता है तो ये हेलोजन एटम अल्फा कार्बन पे ही जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा कार्बन पर ही हाइड्रोजन को ये हटाते हैं और अल्फा कार्बन पे जाके ये अटैच होते हैं। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि अल्फा कार्बन पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अल्फा कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले जो कार्बन है उससे ये हाइड्रोजन को हटाकर अटैच हो जाता है। यह इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्फा कार्बन एटम होते हैं उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसलिए अल्फा कार्बन पर ही हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट होता है। जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम लोग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप इसमें 3 कार्बन का एसिड है तो इसको बोलेंगे अल्फा हेलो प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन जब आईपीसी नेम लिखेंगे 3 कार्बन है तो हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम देंगे प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि अल्फा और बीटा जो नेम करते हैं पोजीशन अल्फा या बीटा के द्वारा जो इंडिकेट करते हैं वो कॉमन नेम में होता है। आईपीसी नेम में इसका जो नेमिंग करेंगे तो इसका नेम होगा 2 हेलो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एक कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन होगा, सेकंड कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, हम लोग इसका नेम क्या लिखेंगे, दैट इज 2, सेकंड पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 हेलो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन वर्ड से बनाते हैं प्रोपानोइक एसिड, तो बन गया 2 हेलो प्रोपानोइक एसिड। तो यह रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के लगभग सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कर लिया है। एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़ लेते हैं और वो है आपको रिंग सब्स्टिट्यूशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, जब बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का जब HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये याद रखना है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं यह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जब HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट होगा इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने के लिए HNO3 और H2SO4 का यूज़ किया जाता है। जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि बेंजोइक एसिड का, तो नाइट्रेशन के दरमियान नाइट्रो ग्रुप कहाँ सब्स्टिट्यूट होंगे, जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, और जब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन का मतलब हो गया थर्ड कार्बन, 1 2 3 यहाँ से काउंट कर लेंगे या 1 2 3 इधर से काउंट कर लेंगे। आइदर आप इधर से 1 2 3 या 1 2 3 इधर से काउंट करके यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बेंजीन का प्रेजेंस होता है, बेंजीन रिंग का प्रेजेंस होता है, और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसका कराएंगे लाइक नाइट्रेशन, तो नाइट्रो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वह कार्बोक्सिल ग्रुप का पोजीशन जहाँ है उसके रिस्पेक्ट में थर्ड कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट होता है। थर्ड कार्बन का पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड या एम नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या एम नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा अमीन्स, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।